हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश और स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन चैनल पे। पिछले लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स के बारे में पढ़ा और आज के लेक्चर में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम मेनली 3 क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेंथ, मास और टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। तो सबसे पहले हम लेंथ के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लेंथ के मेजरमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी लेंथ को मेज़र करना चाहते हैं। जैसे अगर लेंथ बहुत ज़्यादा है, जैसे धरती और सूरज के बीच में डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है, तो उसको मेज़र करने के लिए हम पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं। तो पैरेलैक्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पैरेलैक्स को समझने के लिए ये जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, अगर मैं उसको लेफ्ट आई से देखूंगा तो मुझे यहाँ पर दिखेगा, लेकिन अगर मैं उसको राइट आई से देखूंगा तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। इसको कहते हैं पैरेलैक्स, यानी आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज होने से उसकी पोजीशन आपको, ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको चेंज होती हुई दिखाई देती है। इसको बोलते हैं पैरेलैक्स। तो और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जैसे मैंने लेफ्ट आई से देखा है, एक बार मैंने राइट आई से देखा है, यानी दोनों आईज के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं बेसिस। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, जैसे अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं। तो पैरेलैक्स मेथड में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका मान लेते हैं, ये सन है मान लेते हैं और हम अर्थ के ऊपर हैं, तो हमने 2 ऑब्जर्वेटरी लिए, एक ए लिया और दूसरा मान लेते हैं हमने बी लिया, और जिसकी डिस्टेंस हमें पता है, फॉर एग्जांपल ये आपकी स्मॉल डी हो गई, और इन दोनों का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ये कैपिटल डी है और इन दोनों का स्मॉल डी, और ये एंगल हम मेज़र कर सकते हैं, तो ये मान लेते हैं थीटा हुआ। तो अब यहाँ पर क्या है, जो आपका कैपिटल डी है वो स्मॉल डी जो है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जर्वेटरीज ऑन अर्थ, वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। स्मॉल डी, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो इस सिचुएशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जिस ऐसे सर्कल का हम इसको आर्क मान सकते हैं जिसका सेंटर जो है वो S होगा और जिसकी रेडियस जो है वो D होगी। तो ऐसे में अगर हम प्लेनर एंगल की डेफिनेशन की पर जाएं तो दिस थीटा इज स्मॉल d बाई कैपिटल D, और यहाँ से आप कैपिटल D क्या होगा, D बाय थीटा। अब D भी आपको पता है, थीटा भी आपको पता है, तो कैपिटल D यानी द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं आप पैरेलैक्स मेथड। उसके बाद अगर डिस्टेंस आपकी 100 मीटर से लेके अगर 10⁻³ मीटर यानी 1 mm तक है, तो आप मीटर स्केल यूज कर सकते हैं, या इंची टेप यूज कर सकते हैं, या आप जो सॉफ्ट टेप है वो भी यूज कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस आपकी 1 mm से भी कम है तो आप वर्नियर कैलिपर का यूज कर सकते हैं, जो कि जिसकी एक्यूरेसी 0.1 mm तक है। अगर आप 0.1 mm से भी नीचे मेजर करना चाहते हैं तो आप स्क्रू गेज का यूज कर सकते हैं, जिसकी एक्यूरेसी 0.01 mm होती है। तो अगर अब आपकी डिस्टेंस 0.01 mm से भी कम है तो उसको मेजर करने के लिए आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं, जो कि विजिबल लाइट का इस्तेमाल करता है, और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद अगर आपकी लेंथ उससे भी कम है तो आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि 0.6 एंगस्ट्रॉम तक लेंथ मेजर कर सकता है। और अगर उसके कंपेरेबल एक और है टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि 1 एंगस्ट्रॉम तक लेंथ मेजर कर सकता है। तो आपने देखा कि डिफरेंट लेंथ्स के लिए जो तरीके होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आप कौन सी लेंथ मेजर करने वाले हो उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मेथड जो है यूज करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर जो आप ये टेबल देख पा रहे हो, इसमें आप देख सकते हो डिफरेंट लेंथ
जो है आप सबसे कम लेंथ और सबसे ज़्यादा लेंथ आप इस टेबल में आप देख सकते हैं। आइए अब हम मास के मेजरमेंट की बात करते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का आप मास किस मेथड से मेजर करेंगे ये डिपेंड करेगा कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है। जैसे कि जो कॉमनली यूज्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका मास हम कॉमन बैलेंस, जैसे कि जो ग्रोसरी शॉप के अंदर होता है, दुकानों में जो होता है, उससे आप मेज़र कर सकते हैं जो जितने भी आपके कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अगर आप बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स का, जैसे प्लेनेट के मास का अगर आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ग्रेविटेशनल मेथड का यूज़ किया जाता है। और इस मेथड के बारे में आप आगे आने वाले यूनिट्स में मोस्ट प्रोबेबली +10+2 में पढ़ेंगे। और अगर आप बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स के मास की बात कर रहे हैं, जैसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स, तो उसके लिए भी एक अलग मेथड मास स्पेक्ट्रोग्राफ होता है, उसके बारे में भी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इस टाइम पर आपके लिए बस इनका नाम जान लेना ही बहुत है कि बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए आप ग्रेविटेशन मेथड का यूज़ करते हैं और जो एटम और मॉलिक्यूल के लिए आप मास स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज़ करते हैं। तो ये अभी आपके स्क्रीन के ऊपर जो आपको टेबल दिख रही है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम मास और मिनिमम मास जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो इस टेबल में दिया हुआ है। आपको इस टेबल से थोड़ा फैमिलियर होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि जो है मैक्सिमम मिनिमम कितना है और किस ऑब्जेक्ट का जो है कितना मास है। आइए अब हम टाइम के मेजरमेंट की बात करते हैं। तो टाइम के मेजरमेंट के लिए आप सबको पता ही होगा हम क्लॉक का यूज़ करते हैं। जो क्लॉक इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं उसको एटॉमिक क्लॉक भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो सीजियम एटम है उसके वाइब्रेशंस का कॉन्सेप्ट का जो है यूज होता है। तो हमारा जो टाइम है उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं और इसको कैलिब्रेट करने के लिए नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी NPL न्यू दिल्ली में सीजियम क्लॉक रखी हुई है, जिसके ऊपर हमारा जो टाइम है ये कैलिब्रेट किया हुआ है। वो बहुत ही एक्यूरेट जो है वो क्लॉक होती है। तो आपकी स्क्रीन पर अभी एक टेबल आपको दिख रही होगी जिसमें जो डिफरेंट टाइम आप देख रहे होगे कि सबसे कम टाइम और सबसे ज़्यादा टाइम। तो ये टेबल से भी आपको फैमिलियर होना चाहिए। आपको ये टेबल थोड़ा सा कुछ आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में इसके बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनमें से कोई पूछा जा सकता है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लेंथ, मास और टाइम को मेज़र कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। एक नए लेक्चर के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा जो हर वीडियो के बाद मुझे फीडबैक देते हैं और उनकी फीडबैक की वजह से ही मैं हर वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई फीडबैक है, कोई सुझाव है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं और मैं आपके सुझाव को इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप इस वीडियोस को शेयर करोगे और ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स तक पहुंचेंगी जिनके लिए मैंने ये बनाई है, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे इनकरेजमेंट मिलेगा और मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।